हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रम मौर्या। अभी तक 10th वाले बच्चों के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इक्वेशन को सॉल्व करना, इस पे हमने तीनों लेक्चर दे दिए थे। अब हमारा ये लेक्चर है उसी चैप्टर का है। कभी कभी कंडीशन से ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि संपाती है तो के की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, पी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कहाँ कौन सी कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने बस मतलब सेपरेट सभी टॉपिक को, सभी मतलब कंडीशन पे हमने एकदम ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है और उससे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए आपके सामने बात करते हैं। और हमारे चैनल को आप लाइक कर लिए वीएम क्लासेस सलोन सर्च करके, जिससे आपको 10th वाले बच्चों के और अदर कंपटीशन तक के भी यहाँ पर नॉलेज दिए जाएंगे, तो आप एकदम टॉपिक टू टॉपिक पढ़ते रहिए बस। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है? वह समीकरण जो a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0, और यहाँ पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए। भैया a का मान 0 हो जाए तो इक्वेशन दो चर में बचेगी नहीं, x y में बचेगी नहीं, इसलिए a1 का मान 0 नहीं होना चाहिए, b1 का मान 0 नहीं होना चाहिए, a2 का मान 0 नहीं होना चाहिए और b2 का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसकी महत्वपूर्ण कंडीशन है। तो सबसे पहले हम इसकी कंडीशन पे बात करेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है? दो रेखाओं के प्रतिच्छेद या इंटरसेक्टिंग होने की शर्त, ठीक ना। कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ टू लाइन, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद होने की शर्त क्या होती है, या इसे कहते हैं दो रेखाओं के अद्वितीय हल होने की शर्त, या अद्वितीय हल होने की शर्त, या दो रेखाओं के वन सॉल्यूशन होने की शर्त। तीनों का मींस क्या है भैया? एक है। तो अब इसकी कंडीशन क्या होती है? a1/a2 बराबर नहीं हो चाहिए b1/b2 के। मतलब इससे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे a1/a2 की, b1/b2 का, दोनों आपस में बराबर नहीं आ रही हैं, तो हमारी क्या है भैया? प्रतिच्छेद होने की शर्त है। मतलब दोनों पॉइंट पे कट करना चाहिए, वैल्यू आ जाएगी x, y। अब इसकी दूसरी कंडीशन पे बात करेंगे। तो पहली कंडीशन आपको बता दी थी, अब दूसरी कंडीशन में बात करेंगे। प्रतिच्छेद होने की शर्त, ठीक ना, या वन सॉल्यूशन होने की शर्त, उसी का सबका मतलब एक है, इसीलिए हमने सब को एक सेपरेट किया है, किस किस नाम से जानते हैं। तो दूसरी कंडीशन हमारा क्या है? दो रेखाओं के संपाती होने की शर्त, दो रेखाओं के संपाती होने की शर्त, कॉन्सिडेंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक ना। दो रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त, अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त बोले, या भैया संपाती बोले, या दो रेखाओं के अनंत हल होने की शर्त कहे, या इंग्लिश में इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहे, सबका मींस एक है। इसीलिए हमने सब लिखा है कि आपको कहीं से डाउट ना रह जाए इस टॉपिक में। अगर कहीं पर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक ना। तो इसकी कंडीशन क्या होती है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और संपातिक मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक लाइन हो, ठीक ना। ग्राफ में डिनोट करेंगे, जैसे ये है तो इसमें पहली लाइन का भी ग्राफ यही होगा और दूसरी लाइन का भी ग्राफ एक ही लाइन पे होगा, तो ये हमारा क्या होता है? संपाती होती है। अब हम इसके तीसरी कंडीशन में बात करेंगे, ठीक ना। तो दो कंडीशन हम लोगों ने पढ़ ली थी, अब ये लास्ट कंडीशन है। मतलब अभी कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। मैथ की क्लास जो है हमारी कॉन्सेप्ट की क्लास के साथ रहेगी, मैं बार बार बता रहा हूँ, खाली आप मेरा सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के बीच में, बस, ठीक ना। तो तीसरी कंडीशन हमारी क्या है? दो रेखाओं के समांतर होने की शर्त, ठीक ना, या दो रेखाओं के कोई हल ना होने की शर्त, या दो रेखाओं के नो सॉल्यूशन होने की शर्त क्या होती है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब डज नॉट इक्वल c1/c2। और समांतर का ग्राफ कैसे होता है? ये होता है। अब इनके बेस्ड हम इसके क्वेश्चन लेंगे, न्यूमेरिकल लेंगे, आपको सामने क्वेश्चन लेंगे और फिर उनको समझाते हैं, इनसे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, डाउट क्लियर हो जाए एकदम आपको। तो अब इसमें हम कंडीशन से बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है? लैम्डा के किस मान के लिए, यहाँ पर लैम्डा हो सकता है, के हो सकता है, पी हो सकता है, इसे टेंशन नहीं लेना है। बच्चे परेशान हो जाते हैं, लैम्डा क्या है भैया? लैम्डा कुछ नहीं, खाली ये नंबर का के की वैल्यू, ठीक ना, इसका काम कर रही है। तो लैम्डा के किस मान के लिए युगपत समीकरण x + 2y बराबर 70 तथा 2x + λy बराबर 35 का कोई हल नहीं है। कंडीशन पकड़ना है, क्या कह रहा है? कोई हल नहीं है। तो कोई ना हल होने की शर्त अभी पीछे आपको बताई गई है कि a1/a2, आप वीडियो शुरू से देखें क्योंकि आपको डाउट ना रहे। a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 की, ये कंडीशन है, ठीक ना। तो ये कंडीशन हमने लिखाई गई है, ठीक ना। तो इनको आप पीछे से देख लेंगे स्टार्टिंग से वीडियो को, तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो अब हम सबसे पहले a1 इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें। पहले क्वेश्चन से a1 की वैल्यू फाइंड आउट की थी, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। अब b1 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये क्या है? 2 है। और c1 की वैल्यू कितना है? 70। ये हमारी c1 की वैल्यू है। अब यहाँ पर a2 की वैल्यू कितनी है भैया? 2 है।
B2 की वैल्यू कितना है लैम्डा है और C2 की वैल्यू कितना है 35 है। अब हम कंडीशन लगा दे। कंडीशन क्या है, कोई हल ना होने की शर्त, कोई हल ना होने की शर्त, ना होने की शर्त। इसकी शर्त क्या होती है, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1 अपान C2 को। फिर से रिवाइज कर दूं, कोई हल ना होने की शर्त या नो सॉल्यूशन इसे कहते हैं। A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल C1 अपान C2, ये हमारी कंडीशन है, ठीक ना। अब इसके बाद हम ये वैल्यू पुट कर दें। A1 की वैल्यू कितना है 1, A2 की वैल्यू कितना है 2, B1 की वैल्यू कितना है 2, B2 की वैल्यू कितना है लैम्डा, लैम्डा डज नॉट इक्वल C1 की वैल्यू कितना है 70 और C2 की वैल्यू कितना है 35। हमें लैम्डा की वैल्यू, तो 1/2 इज इक्वल 2 अपान लैम्डा डज नॉट इक्वल 70 अपान 35। वैल्यू हमने सब पुट कर ली। अब लैम्डा की वैल्यू निकालना है तो खाली इनको इक्वल करेंगे, जहां पर इक्वल का साइन लगा है उसको इक्वल कर लेंगे। तो मतलब क्या हुआ, 1/2 इज इक्वल 2 अपान लैम्डा, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें, तो लैम्डा का 1 में मल्टीप्लाई लैम्डा और 2 इंटू 2, तो लैम्डा इज इक्वल क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। तो ये हमारा लैम्डा का मान हो गया। और आपको क्वेश्चन लेते हैं और समझाते हैं और भी बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ। तो सेकंड एग्जांपल है हमारा, के किस मान के लिए युगपत समीकरण सिमल्टेनियस इक्वेशन kx + 3y = -3 तथा kx + ky = -k के अनंत हल हैं या अनेक हल हैं, ठीक ना। तो इसको पहले कंडीशन क्या है, अनंत हल होने की शर्त क्या होती है, A1 अपान A2 इज इक्वल B1 अपान B2 इज इक्वल C1 अपान C2, ये कंडीशन है। कंडीशन याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कंडीशन का सभी कॉन्सेप्ट बताए गए, उनको स्टार्टिंग से वीडियो को देख लें। A1 अपान A2 इज इक्वल B1 अपान B2 इज इक्वल C1 अपान C2, ये अनंत हल होने की शर्त क्या होती है। तो सबसे पहले हम अगर A1 की वैल्यू निकालने बैठेंगे तो ये K हो जाएगा, B1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और C1 की वैल्यू कितना आ जाएगा -3। A2 की वैल्यू कितना आ जाएगा K आ जाएगा, B2 की वैल्यू कितना आ जाएगा K आ जाएगा और C2 की वैल्यू कितना आ जाएगा -K। अब हम कंडीशन लगा लें सॉल्यूशन, ठीक ना। तो अनंत हल होने की शर्त क्या होती है, अनंत हल होने की शर्त, होने की शर्त, अनंत हल होने की शर्त क्या होती है, कंडीशन से एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे, ठीक ना। तो A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। A1 की वैल्यू कितना है K है, A2 की वैल्यू कितना है K, A2 की वैल्यू कितना है K है, B1 की वैल्यू कितना है 3 है और हमारी ये B2 की वैल्यू कितना है K है, C1 की वैल्यू कितना है -3 है और ये क्या है -K है। अब इसके बाद हम इनको कैलकुलेशन कर लें अच्छे से, फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 6, यहाँ पर हमारा यहाँ पर k के प्लेस पर यहाँ पर 12 है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। यहाँ पर k के प्लेस पे हमारा कितना है 12 है, ये 12 है भैया। तो यहाँ पर हमारा A2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ पर हम 12 में पुट कर लेंगे। अब कैलकुलेशन कर लेंगे। अब हम इनको इक्वल कर लें, इतने को बस k की वैल्यू आ जाए तो 3 बटे k बटे 12 इज इक्वल 3 बटे k। इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो k का k में मल्टीप्लाई, k का k स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 तिहाई 36, ये स्क्वायर में इधर आकर क्या हो जाएगा रूट में, ये 36। तो रूट से कोई चीज बाहर है कि आ जाएगा प्लस माइनस में k इज इक्वल, लेकिन पॉजिटिव साइन ले लेंगे, k इज इक्वल कितना हो जाएगा 6। तो k बराबर 6 के लिए अनंत हल होंगे। तो और दूसरा एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो इसके लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा वहां पर k के प्लेस पे 12 कर लेंगे, ठीक ना। तो अब इनके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, किस मान के लिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। यहाँ पर कंडीशन क्या रहा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है, स्टार्टिंग में आप देख लेंगे, A1 अपान A2 या इसी को कहते हैं प्रतिच्छेद होने की शर्त। A1 अपान A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 अपान B2 के, ये कंडीशन है। A1 अपान A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 अपान B2 के। तो ये कंडीशन दिमाग में याद रखेंगे, क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, ठीक ना। अब इसके बाद हम पहले वैल्यू निकाल लें। A1 की वैल्यू कितना है 4 है,
B1 की वैल्यू कितना है, P है। C1 की वैल्यू कितना है, 8 है। A2 की वैल्यू कितना है, 2 है। B2 की वैल्यू कितना है, 2 है। C2 की वैल्यू कितना है, 2 है। अब हम कंडीशन लगा दें अद्वितीय हल होने की शर्त। तो अद्वितीय हल होने की शर्त आपको बताई गई। अद्वितीय हल होने की शर्त, अद्वितीय हल होने की शर्त, होने की शर्त। तो ये हमारा है A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 की, ये कंडीशन है। तो A1 की वैल्यू पुट कर दे। A1 की वैल्यू कितना है, 4 है। इसको आगे सॉल्व कर लें। A1 की वैल्यू 4, A2 की वैल्यू 2 और B1 की वैल्यू P है और B2 की वैल्यू 2 है। डज नॉट इक्वल, इसको कैंसिल कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मीन्स क्या हुआ, P डज नॉट इक्वल 4। तो P का डज नॉट इक्वल 4 मतलब P की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। मतलब 4 को छोड़ करके सभी मानों के लिए जो रैखिक समीकरण है वो अद्वितीय हल होगा। अतः इसका जो आंसर होगा, अतः ठीक है, 4 को छोड़ करके, 4 को छोड़कर P के सभी मान के लिए, P के सभी मान के लिए, सभी मान के लिए, मान के लिए समीकरण का मान अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तो आशा है आपको ये टॉपिक सभी समझ में आए हुए स्टार्टिंग से। अगर आपको टॉपिक हमारा समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक ना। जय हिंद।